हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ द लेसन प्राथमिक क्रियाएं। तो आज मतलब प्रीवियस सेशन में हमने प्राथमिक क्रियाओं में किया था कि हमारे जो आखेट है या भोजन संग्रह है उस एक्टिविटी के बारे में किया था। आज हम करेंगे पशु चारण के बारे में। देखो, पशु चारण है, कृषि है, ये सारी किस में आ जाती है? प्राथमिक क्रियाओं में आ जाती है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाएं वो क्रिया होती है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके नेचुरल जो प्रोडक्ट होता है उसका उत्पादन करते हैं। तो देखो, पशु चारण भी हमारी एक प्राथमिक क्रिया है, ये भी एक प्राचीन प्राथमिक क्रिया है। धीरे धीरे जो आदिम मनुष्य है वो आखेट और भोजन संग्रह के बाद उसने धीरे धीरे पशुओं का पालना स्टार्ट कर दिया था और वहां से ही ये पशु चारण है वो शुरू हो चुका था। तो पशु चारण अगर हम बात करते तो इसमें क्या होते हैं, जो चरवाहे होते हैं वो पशुओं का पालन करते हैं, वो पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, किसके लिए? चराने के लिए उन्हें। तो हम इसे क्या कहेंगे? पशु चारण कहेंगे, क्योंकि वो अपने साथ पशुओं का एक बहुत बड़ा झुंड भी रखते हैं। अगर हम पशु चारण की बात करें तो पशु चारण जो है ये भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है चलवासी पशु चारण। देखो, चलवासी नाम से ही पता चल रहा है, चलवासी का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जाते रहना, किसके लिए? चारे के लिए और पानी के लिए। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप का जो पशु चारण है ये बहुत ही मतलब आदिम ही प्राचीन पशु चारण है। इसमें क्या होते हैं, चरवाहे जो है वो पशुओं को चारे के लिए और पानी के तलाश में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते रहते हैं। मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते रहते। सबसे पहले अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये एक जीवन निर्वाह है। हम इसे क्या कहेंगे? जीवन निर्वाह पशु चारण कहेंगे, क्योंकि इसमें जो चरवाहे हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं? पालन करते हैं। अगर हम इसके दूसरी विशेषता की बात करें तो ये क्या करते हैं? अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते रहते हैं। मतलब ये एक जगह रहकर जो का पालन नहीं करते, इसमें ये पशुओं का क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते रहते हैं, किसकी तलाश में? तलाश में, पानी की तलाश में। अगर तीसरी हम इसकी विशेषता की बात करें चलवासी पशु चारण की, तो इसमें जो है पशुओं की ज्यादा देखभाल नहीं की जाती। मतलब इसमें पशुओं की देखभाल नहीं होती या नहीं की जाती, ठीक है ना। इस टाइप के पशु चारण में पशुओं की ज्यादा देखभाल नहीं की जाती। अगर हम आगे बात करें इसी में, तो इस टाइप का जो चलवासी पशु चारण होता है इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो पशु होते हैं जितने भी, वो किस पर निर्भर रहते हैं? चारे के लिए प्राकृतिक घास पर निर्भर रहते हैं। मतलब ये चारे के लिए जो पशु होते हैं ये किसके ऊपर निर्भर होते हैं? प्राकृतिक घास के ऊपर निर्भर होते हैं। अभी देखो, अगर हमारे एरिया की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि राजस्थान से जो रायकाज, मतलब जो वहाँ के जो पशु चारक है वो कौन सी वो है? रायकाज है वो यहाँ पे पशुओं को लेके आते हैं। एक खेत में ले गए, फिर नेक्स्ट वहाँ पे अगर घास खत्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं? दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर वो तीसरी जगह ले जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? पशु चारण करते। तो इसमें मतलब वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्राकृतिक घास के ऊपर। मतलब हम उनको अलग से चारा वो लोग नहीं डालते, वो खेतों में ही ऐसे या फिर जो घास के मैदान है वहां पे क्या करते हैं? पशुओं को चराते हैं, पशु चारण करते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये क्या है कि इस टाइप में
बिल्कुल भी नहीं हो पाती। अगर नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं जलवासी पशुचारण में, तो इसमें क्या है कि इस पशुचारण में एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि इसमें एक ही टाइप के पशुओं को लेकर चलेंगे, मतलब वो भेड़ है, बकरी है, गाय है, ठीक है, या ऊंट है, सभी को मिक्स करके, मतलब अलग अलग जो पशु है सभी को एक साथ लेकर ये क्या कर सकते हैं, पशु पाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे पशुओं को इसमें क्या किया जाता है, पाला जा सकता है। एक तरह के पशुओं को भी ये पालते हैं, या भेड़ बकरी जो है वो इकट्ठा पाल लेते हैं, ठीक है, गाय होती है, ऊंट होते हैं, तो इस तरह से जो है ये बहुत सारे पशुओं का इसमें पालन किया जाता है। बट ये क्या है, ये चलवासी है, मतलब ये एक जगह पर रहकर पशु पालन नहीं करते, ये पशुओं को अलग अलग जगह ले जाकर इन्हें पाला जाता है। अभी हम इसमें आगे बात करेंगे कि अगर हम देखें तो इसमें मोस्टली जो है पशुपालन है उसके जो प्रमुख क्षेत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है। बट अगर हम इसमें देखें तो देखो, उष्ण कटिबंधीय जो अफ्रीका के जो लोग हैं, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल पाले जाते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशुओं का पालन किया जाता है, ठीक है। जो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है तो वहां पे क्या पाले जाते हैं, गाय और बैल जो है वो पाले जाते हैं। अगर हम सहारा की बात करें, सहारा है या कोई भी डेजर्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा है, और एशिया के भी कुछ डेजर्ट है। तो इन डेजर्टेड एरिया में है भेड़, बकरी, ऊंट, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, पाला जाता है। अगर हम तिब्बत की बात करें, तिब्बत जो है एरिया वहां पे, या जो एंडस एरिया है, मतलब जो पर्वतीय एरिया, एंडस क्या है, एक पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय श्रेणी है, तो वहां पे एंडस या तिब्बत की बात करें तो यहाँ पे यॉक या लामा नाम के पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हर एक जो क्षेत्र है हमारी पृथ्वी पे, तो वो मतलब उनकी अगर हम एल्टीट्यूड देखें, एल्टीट्यूड का मतलब होता है उच्चता, मतलब उनकी अगर हम हाइट देखें तो उसके आधार पर वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जलवायु होती है, उसके आधार पर वहाँ पे जैसे पशु होंगे तो उसी तरह से उन पशुओं का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आगे हम इसमें ही करेंगे, जलवासी जो पशुचारण है उसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके क्या है, 3 प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। 3 प्रमुख क्षेत्रों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला जो प्रमुख क्षेत्र हमारा आता है तो उत्तरी नॉर्थ अफ्रीका है, मतलब उत्तरी जो अफ्रीका से अटलांटिक जो तट है, ठीक है ना, अटलांटिक क्या है, एक महासागर है। तो जो उत्तरी अफ्रीका है और उसका अटलांटिक तट, मतलब आपने अगर मैप में देखा होगा तो अफ्रीका शायद कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तरी अफ्रीका हो गया ऊपर, तो यहाँ पे है अटलांटिक तट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका आ जाता है, तो इनके बीच में है, यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन है, क्लियर। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, अटलांटिक तट के पास का एरिया। नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ अफ्रीका के अटलांटिक तट से, ठीक है, तो यहाँ से पूरे अटलांटिक तट से लेकर जो हमारा अरब प्रायद्वीप है वहां तक ये हमारा क्या आ जाता है, पूरा, मतलब अटलांटिक तट से हो गया ये अरब प्रायद्वीप,
प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? पेनिनसुलर, मतलब कोई भी जगह है वो 3 जगह से किससे घिरी हुई है? पानी से अगर घिरी हुई है तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है ना। तो अरब प्रायद्वीप से लेकर ये एरिया फैला हुआ है नॉर्थ अफ्रीका के अटलांटिक तट से, अरब प्रायद्वीप से मंगोलिया और चीन। ठीक है, मंगोलिया और चीन। अगर आप एनसीईआरटी की बुक आप साथ में लेके बैठोगे तो मैप में दे रखी है ये जगह, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो मैप में। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए जहां पे चलवासी पशुचारण किया जाता है इन क्षेत्रों में। अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें तो दूसरे क्षेत्र में हमारा आ जाता है एशिया, यूरोप। ठीक है ना, यूरोप है और जो हमारा एशिया है उनके टुंड्रा रीजन। मतलब उनके टुंड्रा क्षेत्र जो है वहां पे इस टाइप का चलवासी पशुचारण किया जाता है। अगर हम थर्ड बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है दक्षिणी गोलार्ध। देखो गोलार्ध का मतलब क्या है? जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, वो हमारी अर्थ को 2 समान भागों में बांटती है। तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हमारा आ जाता है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका एवं मेडागास्कर। ठीक है ना, मेडागास्कर भी यहीं पे है जगह। तो इस एरिया एक हमारा ये आ जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए? 3 प्रमुख क्षेत्र हो गए जहां पे चलवासी पशुचारण किया जाता है। अभी देखो जो पशुचारण है वो कई जगह पे क्या होता है? सीजनल मूवमेंट होती है। मतलब इनकी जो मूवमेंट है वो किसके? मूवमेंट का मतलब होता है इनका आना जाना। ठीक है, तो ये किसके ऊपर निर्भर होता है? ये हमारी जो जलवायु है, हमारे जो सीजन है उनके ऊपर डिपेंड होता है, हमारे मौसम के ऊपर डिपेंड होता है। देखो अगर ग्रीष्म जलवायु है, ठीक है ना, मतलब किसी एरिया में बहुत ज्यादा ग्रीष्म जलवायु है या किसी एरिया में बहुत ज्यादा ठंड होती है जिसके कारण अगर बर्फ वगैरह गिरती है, तो ये ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पे घास पाया जाता है। मतलब इनकी जो मूवमेंट होती है वो शीत और ग्रीष्म, मतलब हमारा जो है समर सीजन है और विंटर सीजन है, हिसाब से इनकी क्या होती है? मूवमेंट होती है, गतिविधि होती है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो देखो भारत में जो हमारे हिमालय नॉर्थ इंडिया है उसमें बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जैसे कि गुज्जर बकरवाल है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? जो गुज्जर बकरवाल है, अगर बहुत ज्यादा शीत अगर ऋतु है तो उसमें क्या करते हैं? ये माउंटेनियस रीजन से कहाँ पे आ जाते हैं? नीचे की तरफ आ जाते हैं। कहाँ पे? मैदानी भाग में, क्योंकि शीत ऋतु में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो किससे ढक जाता है? बर्फ से ढक जाता है, और जिसके कारण वहां पे पशुओं को चराना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो शीत ऋतु में ये क्या करते हैं? मैदानी भाग में आकर पशुओं को चराते हैं। फिर ग्रीष्म काल में क्या हो जाती है? यहाँ की बर्फ पिघल जाती है, यहाँ पे फिर से हरियाली हो जाती है। तो ये क्या करते हैं? यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ माउंटेनियस रीजन में चले जाते हैं। तो इनकी जो ये मूवमेंट होती है, जो ये चलवासी गतिविधि होती है, वो किसके आधार पर होती है? मौसम के आधार पर होती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो भारत में भी ऐसा होता है, क्योंकि अगर मानसून सीजन है, अभी देखो राजस्थान के रायकाज जो है वो हरियाणा में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे घास नहीं है। अगर वहाँ पे वर्षा हो जाती है, अच्छी बारिश आती है, तो वापस वो मानसून सीजन में क्या करते हैं? वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि उनके एरिया में घास जो है वो पैदा हो जाती है, हरियाली हो जाती है मानसून के कारण। अभी कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण हमारा जो पशुचारण है
वो बहुत ही क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब ये गतिविधि क्या हो गई, लगभग बहुत कम हो चुकी है। देखो इस लेसन के बारे में हमने 9th क्लास में भी हम बहुत पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में। तो इसके अगर हम बात करें तो 2 ही मेन कारण है जिसके कारण पशुचारण जो है वो कम हो गया है। तो उसके कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम कारण की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण मतलब हमारी जो राजनीतिक सीमा है, कंट्री की एक पॉलिटिकल बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसको क्या कर दिया गया है, उसका अधिरोपण कर दिया गया है, जिसके कारण पशुचारण गतिविधि क्या हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। फिर क्या है, कुछ देशों में जो है बस्ती योजना के कारण, मतलब कुछ देशों में क्या कर दिया गया है कि जो नई नई बस्तियां बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इस बस्ती योजना के कारण भी क्या हो गया है, पशुचारण बहुत ज्यादा कम हो गया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में है हमारा जो कॉलोनियल पीरियड था या जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो अंग्रेजों को लगता था कि जो हमारी पड़ी हुई भूमि है उससे कोई भी संसाधन की नहीं हो रही, क्योंकि अंग्रेजी लोग जो है बहुत लालची थे। तो वो क्या चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स प्राप्त करना चाहते थे भारत से, जितना ज्यादा पैसा लूटा जा सके उतना लूटना चाहते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया कि जो ये चलवासी पशुचारण है इस एक्टिविटी पे रोक लगानी स्टार्ट कर दी। मतलब जितने भी घास के मैदान थे या हमारे जितना भी फॉरेस्ट एरिया था उसको क्या कर दिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया। घास के मैदानों को किस में बदल दिया, कल्टीवेशन में बदल दिया, मतलब उसको कृषि क्षेत्र में बदल दिया, जिसके कारण पशुचारण जो गतिविधि है भारत में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। तो ये हमारा हो गया चलवासी पशुचारण। अभी पशुचारण में हमारा जो आ जाता है वो होता है वाणिज्य पशुचारण। कई बार बहुत इसमें अंतर पूछ लेते हैं, विशेषता भी पूछ लेते हैं कि चलवासी पशुचारण की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और वाणिज्यिक पशुचारण के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, या चलवासी पशुचारण क्या होता है, वाणिज्यिक पशुचारण क्या होता है, या इन दोनों में क्या अंतर है। तो ये पशुचारण से रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाने चाहिए। अभी इसी में पशुचारण में हमारा आ गया वाणिज्यिक पशुचारण। वाणिज्यिक, ठीक है। तो ये इसमें हमारा चलवासी के बाद कौन सा आ जाता है, वाणिज्य पशुचारण। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, फॉर कॉमर्शियल यूज, मतलब जिसको हम वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पशुचारण कर रहे हैं। मतलब कॉमर्शियली हम ये पशुचारण इसलिए करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पैसा कमा सके, मतलब हमारी इनकम को बढ़ा सके। तो वाणिज्यिक पशुचारण की सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये एक व्यवस्थित पशुचारण है। मतलब बिल्कुल प्लानिंग करके एक व्यवस्थित है, मतलब इसमें चलवासी लोगों की तरह यहाँ वहाँ घूमना फिरना कुछ नहीं होता है। ये एक ही जगह पे रहकर क्या जाता है, पशुओं को पाला जाता है। तो ये क्या है, ये एक व्यवस्थित पशुचारण है। अगर हम इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये पूंजी प्रधान है। मतलब इसमें क्या करते हैं लोग, फॉर्म बनाते हैं, जैसे देखो डेयरी फार्मिंग की जाती है, ठीक है ना, एक ही जगह पे डेयरी सेटअप कर ली, तो इस टाइप की क्या होती है, इसमें आ जाते हैं, इसमें बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े पशु फॉर्म बनाए जाते हैं। तो ये उसमें क्या किया जाता है, लोग पूंजी लगाते हैं, ठीक है। ये एक पूंजी प्रधान, पूंजी लगाना मतलब पूंजी का निवेश करना, मतलब जो उनके पास पैसा होता है, धन होता है, वो फॉर्म वगैरह बनाते हैं, पशुओं के ऊपर खर्च करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पूंजी प्रदान है। और इसमें थर्ड अगर हम इसकी विशेषता देखें तो इसमें एक जैसे पशुओं का पालन किया जाता है।
मतलब इसमें क्या होता है, एक ही किस्म के पशुओं का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। जैसे कि घोड़े का पालन करना है ना, घोड़ा हॉर्सेस होते हैं, हॉर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसमें एक ही तरह के पशुओं का पालन किया जाता है। अगर बात करें आगे तो इसमें जो है बड़े बड़े, नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है, बड़े बड़े फॉर्म बनाए जाते हैं, पशु फॉर्म जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। पशु फार्म, सॉरी फॉर्म नहीं होता है, ये फार्म होता है। बड़े बड़े पशु फार्म जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं और इन पशुओं को उसी फार्म में रखा जाता है और इनकी विशेष देखभाल की जाती है। ठीक है, विशेष देखभाल की जाती है। हमने उसमें क्या किया था कि वहां पे उनकी किसी भी तरह की देखभाल नहीं होती, देखभाल की जाती है, मतलब खाना पीना, जो चारा वगैरह सब कुछ, सारी चीजों की क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। इनकी प्रजनन संबंधी समस्या है या इनकी जो है बीमारियों संबंधी समस्या है, सबका विशेष तरीके से क्या किया जाता है, यहाँ पे देखभाल की जाती है और इनकी देखभाल के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज किया जाता है। ठीक है ना, किसका यूज किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज किया जाता है। तो इस टाइप के पशुपालन में जैसे किसी विशेष नस्ल की भेड़ हो गई या बकरी हो गई या फिर गाय हो गई, भैंस लगा लो या फिर घोड़े वगैरह लगा लो, मतलब इसमें एक ही तरह के पशुओं को पालन किया जाता है। अगर हम इनके क्षेत्र की बात करें तो कहाँ कहाँ पे इस टाइप के पशुपालन किया जाता है, तो आपने देखा होगा जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, ठीक है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इस तरह का क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। ये उसके क्षेत्र आज है। तो ये आज का हमारा जो है उच्चारण का टॉपिक यहाँ पे ही पूरा होता है। अभी हम इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आ जाएगा कृषि। चलो कृषि के बारे में हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कृषि का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। कृषि क्या है हमारी, एग्रीकल्चर। तो आपने देखा होगा कि हमारे एरिया में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मोस्टली जो व्यवसाय है लोगों का वो क्या है, कृषि है। तो किसी भी देश की कृषि जो है वो एक प्राथमिक अर्थव्यवस्था है, उसकी प्राइमरी एक्टिविटी है। हमारे इंडिया में भी कृषि हमारी क्या है, एक मुख्य एक्टिविटी है। मतलब हमारे भारत में 2/3 लोग किसके ऊपर डिपेंड है, अपनी जीविका के लिए कृषि के ऊपर डिपेंड है। और जो है कृषि जो है इसमें क्या किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है, साथ में पशुपालन जो है वो भी कृषि में आ जाता है। ठीक है, तो कृषि की अगर हम बात करते हैं तो कृषि भी कई तरह की होती है, जैसे कि निर्वाह कृषि है, आदिकालीन कृषि है। निर्वाह कृषि भी 2 तरह की होती है, आदिकालीन और गहन निर्वाह कृषि है। ठीक है, अभी रोपण कृषि है, फिर वाणिज्यिक कृषि इसमें आ जाती है। तो कृषि भी कई तरह की होती है। तो अभी आज हम इसमें करेंगे निर्वाह कृषि। ठीक है, देखो कृषि की अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक क्रॉपिंग सीजन भी इसमें आ जाता है, जिसमें क्रॉपिंग सीजन का मतलब क्या है कि फसल का जो एक मौसम होता है, कौन कौन से मतलब सीजन में इनको उगाया जाता है। तो कृषि का सीजन को हम 3 सीजन में बांटते हैं, खरीफ, जायद और रबी। देखो रबी, खरीफ और जायद 3 सीजन हो गए। ठीक है, तो 3 सीजन में कृषि को बांटते हैं उसी के, क्योंकि देखो है, जलवायु है, हमारी जलवायु है और फिर हमारी मिट्टी है, मृदा है, ये हमारी कृषि को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो अभी कृषि में हमारा आ गया निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि जो है ये मतलब 2 तरह की होती है। निर्वाह कृषि मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने निर्वाह के लिए मतलब स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कृषि कर रहे हैं।
स्वयं के जीविका कमाने के लिए यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, निर्वाह कृषि भी दो तरह की होती है, एक तो हो गई आदिकालीन, ठीक है, एक कौन सी हो गई, आदिकालीन निर्वाह हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, गहन। ठीक है, आदिकालीन निर्वाह, गहन निर्वाह कृषि। देखो दोनों में ही, ये दोनों ही निर्वाह कृषि है। आदिकालीन जिसे हम प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है, तो इस कृषि में क्या होता है, आदिकालीन कृषि में मतलब इसमें पूर्ण रूप से जो किसान हैं वो किसके ऊपर निर्भर होते हैं, हमारे मानसून के ऊपर निर्भर होते हैं। मतलब इस टाइप की कृषि में ये पूर्ण रूप से मानसून के ऊपर निर्भर होते हैं। अभी इस टाइप की कृषि में ये लोग करते हैं कि पहले कोई प्लॉट होता है, एक भूमि का जो टुकड़ा है, मतलब समझ लो ये भूमि है, ठीक है, उस भूमि के एक टुकड़े को, ठीक है, एक टुकड़े को ये क्या करते हैं, इस पे उगी हुई जितनी भी वनस्पति है उसको ये लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है ना, कर्तन और दहन हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसको एक टुकड़े को क्या कर लेते हैं, ये साफ कर लेते हैं, इसमें जितनी भी वनस्पति है उसको पूरा का पूरा काट लिया, फिर उसको ये क्या करते हैं, जला देते हैं। ठीक है, अभी जलाने के बाद राख इसमें बच जाती है, उस राख को क्या करते हैं, ये एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, मतलब प्राकृतिक जो खाद है उसके रूप में इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस भाग पे ये लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो हमारा आदिवासी एरिया है जहाँ पे भी, या पहाड़ी इलाका है जहाँ पे हमारी भूमि बहुत कम उपजाऊ होती है, तो इस एरिया में इस टाइप की कृषि की जाती है, और हम इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अभी देखो इस खेत पे कृषि करने के बाद क्या हो जाती है, यहाँ की जो जमीन है, मृदा है, वो क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, मतलब उसकी उपजाऊता बहुत हो जाती है, जिसके कारण वो किसान क्या करते हैं, नेक्स्ट दूसरे प्लॉट पर शिफ्ट हो जाते हैं, टुकड़े पर। अभी इसको इन्होंने क्या किया है, साफ कर लिया, यहाँ पे काट लिया, और फिर उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। उसी तरह से जो राख होती है उसको एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर है, प्राकृतिक खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इस पर कृषि करते हैं। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, पहले इस स्थान पे की, फिर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए क्योंकि इसकी उपजाऊता कम हो गई। अभी इसकी उपजाऊता कम होने के बाद ये तीसरे स्थान पर, फिर चौथे स्थान पर, जब तक ये एरिया फिर से वेल डेवलप्ड न हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसे कृषि करते हैं जिसके कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अभी स्थानांतरित कृषि जो है इसे हम कर्तन और दहन भी कहते हैं। कर्तन दहन का मतलब पहले काट दिया जाती है वनस्पति, उसको दहन किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो इसे हम और दहन कृषि भी कहते हैं। ये हो गई हमारी आदिकालीन कृषि। अभी देखो कुछ एरिया है भारत में जिसे इसे झूमिंग भी, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत के, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब ये यहाँ का जो स्टेट्स है, क्लियर, बिल्कुल उस साइड वाले जो स्टेट है, तो वहां पे इसको क्या किसके नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। कई एरिया ऐसे जैसे कि अमेरिका है, मैक्सिको है, वहां पे इस आदिकालीन जो कृषि है इसे मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हर क्षेत्र के अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी हम करेंगे गहन कृषि। ठीक है, गहन कृषि मतलब इस कृषि में जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं, अपने निर्वाह के लिए कृषि करते हैं। तो गहन कृषि भी दो तरह की होती है, एक तो हो गई चावल प्रधान, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई, चावल रहित। अभी जो चावल प्रधान कृषि है इसमें क्या है, देखो चावल प्रधान मतलब यहाँ की जो मुख्य फसल क्या है, चावल है। तो ये कौन से एरिया में की जाती है, ये जो है जो नदी घाटी जो एरिया होता है, जो हमारा मैदानी भाग है जहाँ पे रिवर सिस्टम अच्छा है, तो वहाँ पे की जाती है, क्योंकि वहाँ
चावल एक ऐसी फसल है जिसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए वहां पे चावल प्रधान कृषि की जाती है। ठीक है, वहां पे लोगों का मुख्य जो कृषि हो गई वो किसकी हो गई, चावल की हो गई। अभी ऐसे एरिया में क्या होता है, आपको पता ही है कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वहां पे लोगों के पास छोटे छोटे खेत होते हैं। ठीक है ना, छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं। ठीक है, तो उन छोटे खेतों के ऊपर उनकी पूरी कृषक जो परिवार होता है, कृषक जो परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार अपने खेतों में क्या करता है, काम करता है। किसके लिए, जीवन निर्वाह के लिए, कृषि करने के लिए। ठीक है, पूरा का पूरा। और इसमें मतलब वो यंत्रों की बजाय, मतलब इसमें जो चावल प्रधान है, सॉरी, इसमें वो यंत्र की बजाय किसको यूज करते हैं, ह्यूमन, मानव लेबर को, ह्यूमन लेबर का इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और जो देखो पशुओं के गोबर की जो खाद होती है, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, एक खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक खाद के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप की जो चावल प्रधान कृषि होती है, इसमें ठीक है वो छोटे खेत पर पूरा का पूरा फैमिली लग के पूरी मतलब अच्छी जो है गोबर वगैरह की पशुओं की जो खाद होती है उसको डालकर ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो इसमें प्रति इकाई जो उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उत्पादन मतलब छोटे से खेत में उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कृषक अगर हम उत्पादन की बात करें तो वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि देखो एक पूरा का पूरा परिवार लग रहा है, एक खेत है, अगर वहां पे 2 लोगों की जरूरत है पर फैमिली में अगर 6 मेंबर है तो 6 के 6 उसी खेत में काम कर रहे हैं। मतलब जहां पे 2 लोगों का काम करना है वहां पे 6 काम कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे कृषक उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चावल प्रधान। नेक्स्ट अगर हम बात करें चावल रहित, तो देखो चावल रहित ऐसे भी क्षेत्र है जहां पे हम चावल की खेती नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो मानसून एशिया है, मतलब हमारा जो इंडिया है वो पूरा मानसून के ऊपर ही डिपेंड है। तो वहां पे उच्च चाव है, उच्च चाव मतलब एल्टीट्यूड है, कई एरिया जो है बहुत ऊंचाई पे है। ठीक है, उच्च चाव है। ठीक है, हमारी जलवायु है, हमारी मृदा है कुछ ऐसी है जिसके कारण यहाँ पे जो है हम चावल की खेती नहीं करते। चावल रहित में आ जाती है, चावल को छोड़कर जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, ठीक है, इस टाइप के फसलों की खेती करना। तो अगर हम बात करते हैं उत्तरी चाइना है, ठीक है, मंचूरिया है, उत्तरी कोयरा है, कोयरा कह रही हूँ, उत्तरी कोरिया है, तो वहां पे जो है गेहूं है, सोयाबीन है, जौ है, ठीक है, सोरप्पम है, इस टाइप की कृषि की जाती है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ये चावल रहित है। तो भारत में जैसे पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, ठीक है, हमारा कुछ राजस्थान का एरिया है, तो राजस्थान के एरिया में तो हम चावल की खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे मतलब पंजाब हरियाणा है और कुछ उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न एरिया है जो हरियाणा के साथ लगता हुआ है, थोड़ा सा जो हमारा राजस्थान का एरिया है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे मतलब गेहूं वगैरह की खेती की जाती है। और जो राजस्थान का और भी जो शुष्क एरिया है वहाँ पे ज्वार बाजरा की खेती की जाती है। तो ये हमारे हो गए चावल रहित कृषि। ठीक है ना, तो हम इसे ग्रहण कृषि ही कहते हैं। दोनों की विशेषता वही है, मतलब यहाँ पे चावल रहित में भी छोटे खेत होते हैं, कृषक परिवार पूरा वो करता है, मानव लेबर की यहाँ पे क्या की जाती है, यूज किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हम सिंचाई के लिए सिंचाई के साधनों का यूज करते हैं। तो सिंचाई के जैसे साधन हैं, जैसे नहर है, कुएं है, नलकूप वगैरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंचाई का यूज करते हैं चावल रहित खेती में। तो अभी आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।